इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। हाँ, तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री शॉर्ट में इसको अपन लिखेंगे क्या, ITC, इस तरीके से। तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री या ITC जो भी लिखो। तो इसमें अपने पास सबसे पहला जो डिस्कशन का टॉपिक रहेगा वो अपने पास यही रहेगा, एटम। जैसे मैंने बोला कि एटम, मॉलिक्यूल्स, इन्हीं सब के बारे में मेनली बात करना है। तो एटम क्या होता है, कोई बताना चाहेगा मेरे को? बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब सर फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनीथिंग। फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनीथिंग, और एनीथिंग मतलब मैटर। हाँ, फंडामेंटल यूनिट बोल सकते हो, एकदम सही जवाब दिया है और एकदम करेक्ट दिया है। तो देखो, अब जैसा तुमने पढ़ा होगा ये 10th में कि अपन बोलते थे, 10th में तुम यही बोलते होंगे कि कोई भी मैटर है वो किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है। तो मतलब जब लोगों को पता चला कि कोई भी चीज अगर अपन बोल दे, या फंडामेंटल यूनिट किसी भी चीज की, जो भी तुमको तुम्हारे आसपास दिख रहा है उसका फंडामेंटल यूनिट एटम है, तो लोगों ने एटम के बारे में जानना चाहा कि एटम एक्चुअल में होता क्या है। तो उसी को अपन जानना चाह रहे कि अगर एटम को तुमको डिफाइन करना है तो किस तरीके से डिफाइन करोगे। तो पहला तो ये बोल सकते हो कि इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर, ऐसा बोल सकते हो। और तुम चाहो तो ये भी बोला जा सकता है कि जो एटम होता है वो किससे बना होता है, इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। हाँ, तो इसमें दो ही चीज अपन लिखेंगे। पहला पॉइंट तुमने एकदम सही बोला, जो मैं लिखाना चाह रहा था कि फंडामेंटल यूनिट है, इसमें लिख लेना इट इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर लिखें। हाँ, मैटर लिखो, फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर। तो एक और तरीका अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। पहली बात तो कि एटम इज कलेक्शन अ ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रल। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। नहीं, सही तरीके से मैं लिखा रहा हूँ, अभी रुक जाओ। कि एटम इज न्यूट्रल। एटम इज न्यूट्रल, क्यों न्यूट्रल है इसकी भी अपन अभी बात करेंगे। एटम इज न्यूट्रल एंड इट कंटेन्स अ न्यूक्लियस, जिसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। कंटेन्स अ न्यूक्लियस which is made up of न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ NS, और प्रोटॉन्स को मैं लिख दे रहा हूँ इस तरीके से PS। आगे मैं ऐसे लिखूंगा तो ध्यान रखना। तो अपन ने क्या बोला कि एटम एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है उसके अपन बात करने वाले हैं। कंटेन्स अ न्यूक्लियस, मतलब उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। या तुम बोल सकते हो कि वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना हुआ है। ठीक है सर, मतलब सर कई जगह तो लिखा होता है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हाँ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वो भी समझ लेंगे अपन, न्यूट्रल की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी बोल देंगे। ठीक है, अभी तक देखो। अब नेक्स्ट अपन देख रहे हैं आगे कि न्यूक्लियस से न्यूट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है, या ऐसा बोल दो कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट है एंड सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स। इसमें स्पेस नहीं होता इतना सारे, स्पेस खत्म हो गया। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि एटम क्या है, न्यूट्रल है, जिसमें क्या है, एक न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स है। और न्यूक्लियस के बाहर अपन ने क्या बोला कि न्यूक्लियस सराउंडेड है किससे, इलेक्ट्रॉन से। मतलब न्यूक्लियस के बाहर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो ये तुमने ऐसा कुछ डायग्राम्स बनाए होंगे एटम्स के लिए 10th क्लास में, कि अपने पास एक न्यूक्लियस होता है। मान लो कि न्यूक्लियस है, एक मिनट, ऐसे अपन डॉट से दिखा देते हैं कि न्यूक्लियस है अपने पास। तो बाहर की तरफ अपन क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर की तरफ क्या होते हैं, सेल प्रेजेंट होते हैं। हाँ, ऑर्बिट या सेल्स। और इन सेल्स में कौन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत बढ़िया। तो अपन वही तो लिख रहे हैं कि अपने पास एक एटम को अगर डिफाइन कर रहे हैं अपन, तो अपन क्या बोल रहे हैं कि एटम एक न्यूक्लियस है जो एकदम मिडिल में रहेगा। और न्यूक्लियस में अपने पास क्या है, न्यूट्रॉन्स है प्लस प्रोटॉन्स है। न्यूट्रॉन प्रेजेंट है और प्रोटॉन प्रेजेंट है। और बाहर की तरफ इसमें क्या है, सेल्स है। एक ही हो गया, एक से ज्यादा सेल हो सकता है, तो ये अपने पास सेल्स हो गए। और इन सेल्स में क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
तो जैसा अपन मतलब एटम्स को एज्यूम करते हैं, मानते हैं, उसी हिसाब से मैंने डेफिनेशन लिखा है ताकि तुमको चीजें ध्यान रहे। तो अब अपन ने बोला कि जो एटम है वो क्या है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल अपन क्यों बोले, इसका मतलब ये नहीं कि एटम के अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर तुमको पता हो, नहीं हो तो ध्यान रखो क्योंकि ध्यान ही रखना पड़ेगा। न्यूट्रॉन की अगर अपन बात करते हैं तो न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब वहां पे कोई चार्ज नहीं है। प्रोटॉन की अगर अपन बात करें तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज होता है। बहुत 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 बढ़िया। तो अपन ने क्या बोला कि जो एटम है वो न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से मिलके बना हुआ है। और उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के बाहर है। अब अपन बोल रहे कि जो एटम है वो न्यूट्रल है। तो एटम न्यूट्रल है तो उसमें ये नहीं बोल सकते अपन कि कोई चार्ज नहीं है उसके अंदर। उसके अंदर चार्ज है, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होता है वो तो न्यूट्रल होता है। यस सर, नेट चार्ज न्यूट्रल है। हाँ, नेट चार्ज न्यूट्रल है, एकदम सही समझ रहे हो। प्रोटॉन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन एटम न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि एटम न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, कि जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इसलिए अपन क्या बोल रहे हैं कि एटम क्या है, न्यूट्रल है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है, कि एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है, प्रोटॉन्स की वजह से। नेगेटिव चार्ज कहाँ से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये भी ध्यान रखना है। इसको भी तुम पॉइंट बना सकते हो कि प्रोटॉन से पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और ये सब चीजें तो 10th पे पढ़ ली तो ये सब याद होगा, इसे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। बस अपन वही इंट्रोडक्शन टाइप से देखते हुए चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो अपना। नेक्स्ट हेडिंग रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, कि एटम को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, अपने पास अगर अभी बात करें प्रेजेंट टाइम पे, तो प्रेजेंट टाइम पे अपने पास 118 इतने टोटल एलिमेंट्स है जो अपने को पता है। नॉन एलिमेंट्स अपने पास 118 है। और 118 मतलब सिंपल सा है कि अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ वो बने। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ अलग अलग टाइप के एटम्स बनते हैं। अपन ने भी बोला कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही एक तरीके से कॉम्बिनेशन है। तो अगर तुम कोई ऐसा एटम, मतलब हर एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का नंबर अलग अलग है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी भी अलग अलग है। तो अपन उसको अलग अलग स्टडी करते हैं। तो अपने पास टोटल 118 एलिमेंट्स है, 118। तो किस एटम को कैसे रिप्रेजेंट करना है वो अपने को देखना है। तो देखो, रिप्रेजेंटेशन में अपने पास सिंपल सा ऐसा होता है कि अपन हर एटम को या हर एलिमेंट को क्या करते हैं, एक सिंबल देते हैं। जैसे अपन, तुमने देखा होगा हाइड्रोजन के लिए अपन H यूज करते हैं। हाइड्रोजन मतलब एक एटम है जिसको H सिंबल दिया जाता है। ऑक्सीजन एक एटम है जिसको O सिंबल दिया जाता है। नाइट्रोजन एक एटम है जिसको N दिया जाता है। गोल्ड, सोना, जो तुमने सुना होगा, उसको अपन AU करके रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर, चांदी, उसको अपन AG करके लिखते हैं। तो हर एलिमेंट को या हर एटम को कुछ ना कुछ सिंबल दिया जाता है। तो उसी के अपन बात करने वाले कि एटम को किस तरीके से अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो एटम का एक सिंबल होता है, मैं मान देता हूँ, अभी मान ले रहा हूँ कि अपन जनरल बात कर रहे हैं। तो एटम का सिंबल है, मान लो कि X। तो अपन क्या करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए पहले उसका सिंबल लिखेंगे X। अब उसके ऊपर की तरफ में अपन एक नंबर लिखते हैं जिसको अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो मैं उसको A से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। और नीचे अपन एक नंबर लिखते हैं जिसको अपन बोलते हैं क्या, मास नंबर, जिसको अपन Z से रिप्रेजेंट करते हैं जनरली। जैसे मैं एग्जांपल से समझाऊं कि ऑक्सीजन को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, ऑक्सीजन एक एटम है, उसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो ऑक्सीजन का सिंबल हो गया अपने पास O। इसका मास नंबर होता है 16 और एटॉमिक नंबर होता है 8। मास नंबर क्या चीज है, एटॉमिक नंबर क्या चीज है, इस पे अपन आएंगे। अभी अपन ने रिप्रेजेंटेशन की बात किया है कि सिंबल लिखा जाएगा,
सिंबल के ऊपर मास नंबर लिखा जाएगा, नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा। तो जैसे अगर मान लो कि तुमको कोई रेंडमली एक एटम दे दिया, जैसे मैंने ऑक्सीजन का एग्जांपल दिया, तो ये O जो है ये तो ऑक्सीजन का सिंबल हो गया। जो ऊपर के ऊपर नंबर लिखा है वो अपने पास क्या हो गया, A मास नंबर हो गया। मतलब ऑक्सीजन के लिए मास नंबर कितना है, 60। ऐसे ही नीचे जो नंबर लिखा है Z, ये अपने पास क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो ऑक्सीजन के लिए एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 8। ठीक है, अब मैं तुमको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें तुमको बताना है। आसान आसान सवाल है कि जैसे नाइट्रोजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नाइट्रोजन का सिंबल होता है N 714। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एटॉमिक नंबर कितना है, 7। नीचे जो नंबर लिखा है वो एटॉमिक नंबर है। मास नंबर कितना है, 14। और सिंबल क्या है नाइट्रोजन का, 14 N। सर इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे सर, ऐसे ही सर? हाँ नहीं, N714 बोल सकते हो, वो लोगों को समझ में आ जाता है क्योंकि सबको पता रहेगा ना। जैसे मान लो कि तुम किसी को जाके बोलते हो कि तुम उल्टा भी बोल सकते हो, जैसे मैंने 714 बोला तो तुम 14-7 बोल सकते हो, क्योंकि सामने वाले को भी पता रहेगा, तभी वो समझ पाएगा कि किसकी तुम बात कर रहे हो। बड़ा होता है। हाँ, मास नंबर बड़ा होता है, ऐसा भी बोल सकते हो। चलो, तो ये अपने पास था रिप्रेजेंटेशन। अब अपन देख लेते हैं कि मास नंबर किस चीज को बता रहा है, एटॉमिक नंबर किस चीज को बता रहा है। ये सब तुमको वैसे तो पता होगा, मैं लिख देता हूँ फिर भी नोट्स बनाने के लिए कि एक्स अपने पास क्या है, सिंबल ऑफ एटम। अपने पास जेड क्या है, जो जनरल रिप्रेजेंटेशन अपन बात कर रहे थे, जेड, ये अपने बोला कि एटॉमिक नंबर है, ये तो अपन बात कर ही चुके हैं। अब अपने को डिस्कस करना है कि एटॉमिक नंबर बताता किस चीज को है। किसी को पता है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। ठीक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों। ठीक समझ गया। प्रोटॉन होता है। हाँ, उस पर डिस्कशन आएंगे, अब बहस नहीं करनी अपने को। सही बोला है कि सिर्फ प्रोटॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन भी अपन बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंडीशन है। ठीक है, न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल एटम न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, एकदम बढ़िया। तो अपन पूरी बात डिस्कस करेंगे अभी। जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाएगा, जिसको पता है उसको तो बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए। हाँ, तो एटॉमिक नंबर जो होता है, ये एटॉमिक नंबर, म्यूट कर लो यार, किसी का साउंड आ रहा है। हाँ, एटॉमिक नंबर जो है, एटॉमिक नंबर अपने पास बराबर होता है किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कि एक एटम के अंदर जितना प्रोटॉन रहेगा वही उसका क्या रहेगा, एटॉमिक नंबर भी रहेगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, अब इसको अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर भी लिख सकते हैं, लेकिन वहां पे एक कंडीशन है कि जो एटम है वो न्यूट्रल होना चाहिए। ठीक है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल एटम, इस पे अपन डिस्कस करेंगे। अभी रुक जाओ इसको, बस अभी इतना ही लिख लो कि मैंने ऐसा कुछ बोला है कि न्यूट्रल एटम जब रहेगा तब वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर जो Z है, जिसको नीचे की तरफ अपन लिख रहे हैं, वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। ये चीज हमेशा सच है कि एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर उसको बोल सकते हैं कब, जब एटम अपने पास क्या हो, न्यूट्रल हो। अब कब, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इस पर अपन डिस्कस करेंगे जब अपन आयंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी अपन इनको देख लेते हैं, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सब के बारे में। तो ये कंडीशन होगी अपने पास कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर इसको अपन कब बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है सबको? यस सर, यस सर। अब अपन आ जाते हैं मास नंबर पे। ए, मास नंबर, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। हाँ, तो मास नंबर, अच्छा किसी को डाउट नहीं आ रहा है कि इसको मास नंबर क्यों बोल रहे हैं, इसका मास बिकॉज़ इट इज द मास ऑफ एटम। सर मास मतलब इसलिए बोले क्योंकि मास हमेशा एवरेज होता है। मास हमेशा एवरेज होता है उसके सारे आइसोटोप्स का। अच्छा, चलो ठीक है, तो पता है तुमको। मास ऑफ एटम नहीं बोल सकते। मास नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको तुम मास से रिलेट कर सकते हो, सिंपली ऐसा बोले ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको अपन डिस्कस करेंगे, अच्छी चीज लगती है मेरे को बताने में। कि जो मास नंबर है ना, वो कभी कभी तुमको एक एटम का मास भी देगा, कभी कभी तुमको एक मोल एटम्स का मास भी देगा। अच्छा, मोल पता है ना तुमको? यस सर, यस सर, यस सर, यस तो सर। ये चीज, हाँ ठीक है, समझ गया। ये चीज बोलना सही नहीं है कि मास नंबर मतलब एटम का मास हो गया।
मास नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको तुम एक एटम के मास से रिलेट कर सकते हो, एक मोल के मास से रिलेट कर सकते हो। हाँ सर, मोल बेसिकली क्या होता है? मोल एक नंबर है, नंबर, क्वांटिटी, जिसको साइंटिफिक तरीके से डिफाइन किया गया है। 6.02 × 10⁻23। तो वो तो अवोगाड्रोस नंबर हो गया। अवोगाड्रो कांस्टेंट है। उसी को अपन बोलते हैं मोल। कितने एटम होते हैं एक मोल में? कितने एटम होते हैं ये तो तुमको पता होना चाहिए यार। 6.022 × 10⁻23। मुझे ये तो है। हाँ, मोल क्या होता है अभी तुमको इतना ध्यान रखना है कि एक नंबर है जो साइंटिफिक तरीके से डिफाइन किया गया है, मतलब साइंटिस्ट ने डिफाइन किया। कैसे किया है, क्यों किया है, वापस मोल वाले चैप्टर में आएगा ये। ठीक बात। हाँ, तो मास नंबर अपने पास जो है ये होता है। मास नंबर एक तरीके से क्या है, एक नंबर है जिसको अपन मास से रिलेट कर सकते हैं। ज्यादा अच्छा तरीका ये है बोलने का, बजाय ये बोलना है कि वो मास है एटम का। क्यों ऐसा बोल रहा हूं मैं, आगे तुमको ये प्रूव भी करूंगा और इसी चैप्टर में करूंगा, देखना। हाँ, तो ये अपने पास ए क्या हो गया, मास नंबर है। इसीलिए अपन इसको एटॉमिक मास भी नहीं बोल रहे, नहीं तो सीधा बोल देते कि एटॉमिक मास है। मास नंबर क्यों बोल रहे हैं, तो ये मास नंबर होता है ए। तो ये किसके बराबर होता है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का समेशन, उसके बराबर होता है। तो ये अपने पास बराबर होगा टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब समेशन है एक तरीके से दोनों का। तो मैं देखो रिप्रेजेंट ऐसे करता हूं कि जो ए है इसको अपन लिखेंगे कैसे, कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एस में नहीं लगा रहा हूं क्योंकि बुक्स वगैरह में देखोगे तो सिंपली n प्लस पी ही लिखेगा। तो मास नंबर को अपन जनरली ऐसा लिखते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए कि मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसी तरीके से हम एटॉमिक नंबर जो होता है अपने पास z, तो एटॉमिक नंबर को अपन लिखेंगे कि z इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट इज p। तो ऐसे अपन लिख सकते हैं सिंपली, अगर छोटा सा लिखना चाहो तो इस तरीके से। तो यहाँ तक चीजें क्लियर है? यस सर। यस सर। किसी को कोई चलो यस सर। ओके। नो सर। अब अपन उस नो सर या एस सर, सर जेड क्यों लिखा है? यस सर। जेड क्यों लिया है, अरे जेड ही तो है अपने पास एटॉमिक नंबर। अपन क्या बोल रहे थे कि एटॉमिक नंबर जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। ये देखो एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। कि जो Z है या जो एटॉमिक नंबर है वो प्रोटॉन्स के नंबर को बता रहा है। तो मैंने वही तो लिखा है कि जो अपने पास Z है किसके बराबर है, P के बराबर, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। इसी तरीके से जो मास नंबर है A वो किसके बराबर है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अभी क्लियर है? अरे ठीक है अभी? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ नहीं, जिसका डाउट है उससे पूछ रहा हूँ। हाँ चलो, तो ये हो गया अपने पास। अब देखो अभी अपन ने बोला था कि अपन जो जेड है इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है कि एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। ये स्टार मैंने बनाया कि यहाँ पे कंडीशन है, जैसे कहीं देखा होगा तो लिखा होता है टर्म्स एंड कंडीशन, तो स्टार बना देता है वो उस हिसाब से याद रखने के लिए कि एटम क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। तो इस पे अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि न्यूट्रल ही क्यों बोल रहे हैं अपन। तो देखो न्यूट्रल एटम के केस में अपन क्या बोल सकते हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो एटॉमिक नंबर के बराबर है। तो देखो एक एटम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। वो तो डिपेंड करेगा एटम के ऊपर। तो अगर मैं अभी जनरल बात कर रहा हूँ, हाँ बोलो कुछ बोल रहे हो क्या? हाँ नो सर। तो अपन बोल रहे कि एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज कर सकता है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ। मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज भी कर सकता है, दे भी सकता है जरूरत पड़ी तो अगर तुम क्या करते हो किसी एटम एक्स या कुछ बोल दो, चलो एक्स ले लो या ए ले लेते हैं, पर एक्स अपन यूज कर चुके हैं पहले, कंफ्यूजन ना हो अलग अलग। हाँ मान लो कि कोई एटम है ए, अगर इसमें से तुमने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, अगर मान लो कि मैंने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला एक, तो इलेक्ट्रॉन अगर मैंने निकाल लिया है मतलब मैंने क्या कर लिया, नेगेटिव चार्ज निकाल दिया। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। क्या बोल रहा हूँ कि मेरे पास, अरे रुको तो सही है। देखो कि एक न्यूट्रल एटम था अपने पास, उसमें से अपन ने नेगेटिव चार्ज निकाल लिया, तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव।
प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस। सबको समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पे जो चार्ज आ जाएगा अपने पास प्लस आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अपन देखते हैं +1। तो +1 का मतलब ये होता है कि वहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला है, चार्ज 1 कूलम नहीं है। अगर मैं लिख रहा हूँ, इसको भी बता देता हूँ। पहली बात तो समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जा रहा है तो नेगेटिव चार्ज निकला। इसको भी देख लो, क्योंकि बता देते हैं, अभी तुम नए हो, ये तो छोटी छोटी चीजें। तो अपन देखो न्यूट्रल एटम में क्या बोल रहे थे, अपन ये डिस्कस किया कि न्यूट्रल एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो मतलब तुम्हारे पास मान लो कि मैं बोल दूं समझने के लिए कि x कूलम है अपने पास, नहीं ऐसे नहीं आएगा, सिंपल ऐसे समझो कि अपन बोल रहे हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उसके बराबर ही अपने पास क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। अब मैं क्या करूंगा कि नेगेटिव चार्ज को निकाल लूं यहाँ से। नेगेटिव चार्ज को अगर मैं निकाल लूंगा तो नेगेटिव को कम कर दिया तो पॉजिटिव तो अपने आप बढ़ गया ना यार। वहां पे तो पहले बराबर था, एक चीज को तुम कम करते जा रहे हो तो दूसरी तो अपने आप बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। पहले से कि तुम्हारे पास 5 पेंसिल थे, 5 पेन थे, तो तुमने एक पेंसिल निकाल ली तो पेंसिल तो 4 रहेगी, पेन 5 रह गए। तो 5 पेन तो पहले भी 5 ही थे, लेकिन नंबर में तब ज्यादा हो गए ना वो। तो सेम कहानी है कि न्यूट्रल एटम की जब अपन बात कर रहे थे तो उसमें जितना नेगेटिव चार्ज था उतना ही पॉजिटिव चार्ज था। ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज आता है प्रोटॉन से। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जितना प्रोटॉन्स थे उतने ही क्या थे, न्यूट्रॉन्स भी थे, क्योंकि एक प्रोटॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही चार्ज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी होता है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज है इन अ एटम, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जितने प्रोटॉन्स का नंबर है उतना ही क्या है, इलेक्ट्रॉन का भी नंबर है। अब अगर तुम इलेक्ट्रॉन को निकाल लोगे तो प्रोटॉन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जैसे मैंने पेंसिल और पेन वाला एग्जांपल दिया। या मैं उल्टा बोलूं कि मैं अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दे रहा हूं तो इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा हो जाएगा, प्रोटॉन का नंबर कम रह जाएगा। ये चीज समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, तो लिख के बता देते इसको। तो अपन ने क्या किया कि एक न्यूट्रल एटम था अपने पास, इस न्यूट्रल एटम में से अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन निकाला मतलब नेगेटिव चार्ज निकाला। नेगेटिव चार्ज निकाला तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। मतलब जो एटम था उसके ऊपर तुमको पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा। और अगर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो एक आयन बन गया, और उस आयन को अपन नाम देते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन, दैट इज कैटायन। अगर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको अपन कैटायन बोलेंगे। हाँ बोलो सर, आपने जो ये ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया है सर, ये चार्ज हम नेक्स्ट स्टेप में लगाएंगे ना, क्योंकि सर अभी तो हम दिखा रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो सर नेक्स्ट स्टेप में चार्ज लगेगा ना ए के ऊपर। तो निकल चुका ना, अपन ये तो लिखा कि ये बना। देखो इसको अगर तुम वैसे रिप्रेजेंट करना चाहो तो ऐसे करेंगे उसको कि ये ए है, इसमें से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं -1 इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तब अपने पास क्या बन रहा है, एक प्लस बन रहा है। तो ऐसा लिखो तब। तो फिर यहाँ पे अपन ने क्या बोला, देखो कि ये ए था, इसमें से अपन ने इलेक्ट्रॉन निकाल लिया। तो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो क्लासेस ले रहे थे हमको सुनाई कहाँ थी एक चीज कि अगर इलेक्ट्रॉन निकल गया तो अपने पास बना है, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका, उसको यहाँ पे लिखा जाएगा फिर। ओके सर। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अपने पास क्या है कि एटम क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज कर सकता है। इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है। तो अभी अपन मेनली बात कर रहे हैं किसका, रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, की इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है। जैसे मैंने बोला कि अपने पास एक एटम है ए, न्यूट्रल एटम था, इसमें से अपन एक इलेक्ट्रॉन निकाला। तो ये इलेक्ट्रॉन जब एक निकल जाएगा तो नेगेटिव चार्ज अगर निकला है तो एटम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और मैं ये बोल रहा हूँ कि जितने नेगेटिव निकलेंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे। तो अभी अपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है मतलब +1, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +3, 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +4। ए टू द पावर सर, ए में सर n प्लस n इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हैं सर, इक्वल टू ए। इतना दिमाग क्यों लगा रहे हो, जैसा रिप्रेजेंट करते हैं वैसे रखते हैं ना अपन यार। बस ऐसे ही अपन रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे तुम अपना हिसाब से अपना कंसेप्ट बना लोगे तो तुम ही जान पाओगे ना, क्योंकि पूरी दुनिया तो इस हिसाब से लिख रही है तो अपने को उस हिसाब से लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि लोगों को समझाना है। ऐसे तो तुम क्या करो, एटम को अपना नाम दे दो,
कि मैं तो एटम को ये बोलूंगा जो भी तुम्हारा नाम है, लेकिन वो तो तुम ही जान पा रहे हो ना कि एटम को मैं अपना नाम खुद दे रहा हूँ, उसके अलावा तो बाकी लोग नहीं जान पा रहे। तो केमिस्ट्री है ये, उसमें वही अपने को देखना पड़ेगा कि लोगों ने किस हिसाब से डिफाइन किया, उस हिसाब से अपने को थोड़ा चलना पड़ता है। समझ में आएगा ये? लिख दो तुम कैसे भी सकते हो, अगर चीज सही है तो कैसे भी लिख सकते हो। समझ में आया अभी? यस सर। चलो तो इस देखो, अब मैं यहाँ पे ये पूरा लिख देता हूँ पहले तो कि अच्छा एक और अपन एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे मान लो कि अपने पास दूसरा एटम है बी, अगर मैंने क्या किया, बी में से 3 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन मैंने बाहर निकाल दिया, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कि अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है तो नेगेटिव चार्ज निकाल दिया अपन ने किसके बराबर, 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो जो ये अपने पास बचनेगा इसको अपन आयन बोलेंगे, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, +3 आ जाएगा या 3+ आ जाएगा। ये मैं डिफरेंस कल बता दूंगा, 3+ और +3 में क्या डिफरेंस होता है, कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए और कौन सा चार्ज के लिए। वैसे उतना कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी डिफरेंस होता है तो वो बता दूंगा अगर तुम्हारे पास यहाँ पे डाउट आ गया है तो। चलो ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। अब मैं ऐसा कुछ लिखना चाह रहा हूँ कि अगर अपने पास एटम है विथ पॉजिटिव चार्ज तो उसको अपन नाम देते हैं क्या, केटाइन। पहली बात तो ये भी एक केटाइन है, ये भी एक केटाइन है। इस केटाइन के ऊपर +1 का चार्ज है, इस केटाइन के ऊपर +3 का चार्ज है। तो +1 का चार्ज मतलब उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, +3 का चार्ज मतलब जो एटम रहा होगा वो उससे 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए, तब अपने पास +3 वाला आयन बना है। तो मैं पहली बात तो ये लिख सकता हूँ कि केटाइन्स आर फॉर्म्ड बाय loss of electrons by एटम या बाय एन एटम, जो भी लिखना चाहो, ठीक है। तो केटाइन्स कैसे बनते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा के, इलेक्ट्रॉन को निकाल के, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज निकल गया, नेगेटिव चार्ज निकल गया तो एटम के ऊपर अपने आप पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एटम विथ पॉजिटिव चार्ज उसको अपन क्या बोलते हैं, आयन या फिर केटाइन। ठीक है, एक और चीज मैं लिख रहा हूँ जो भी अपन डिस्कस कर रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज, जितना पॉजिटिव चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज, पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज बाय एटम, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए हैं वो बराबर रहेगा। जैसा अपन ने बोला कि 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +1 का चार्ज आ रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो +2 का आ रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +5 का आएगा। तो वही चीज अपन ने लिखा है कि जितना पॉजिटिव में चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज उतने इलेक्ट्रॉन उसने लूज किए। ये समझ में आएगा? यस सर। चलो, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। नो सर। चलो अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसके लिए, एनाइन के लिए, नेगेटिव आयन के लिए। पॉजिटिव आयन अपन ने बना दिया, तो पहली बात तो नेगेटिव आयन कब बनेगा कि जैसे मान लो कि अपने पास एक न्यूट्रल एटम है ए, तो इस न्यूट्रल एटम में अगर मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया मतलब नेगेटिव चार्ज ऐड किया, तो नेगेटिव चार्ज ऐड किया तो ऑब्वियसली बात है कि पहले तो यहाँ पे क्या था, एटम के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज था, न्यूट्रल था मतलब जितना पॉजिटिव था नेगेटिव था। अब अपन ने नेगेटिव ऐड कर दिया तो नेगेटिव ऐड किया है तो नेट में तुमको क्या दिखेगा, नेगेटिव ही दिखेगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जितना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उतना नेगेटिव रहेगा, ये भी अपन बोल सकते हैं जैसा वहां पे बोल रहे थे कि अगर मान लो कि कोई आयन है अपने पास, उसमें तुमको लिख के दे दिया है कि अपने पास मान लो कि आयन है A-3, तो A-3 का मतलब क्या हो गया, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए हैं बाहर से। कहीं भी तुमको बोल दिया जाए B-2, तो B-2 का मतलब क्या हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐड किए बाहर से। ये चीज समझ में आई ना? यस सर। चलो तो मैं भी क्या लिख सकता हूँ कि एनाइन्स आर फॉर्म्ड बाय gain of electrons, पूरा लिख देते हैं। सर 1 मिनट ऊपर स्वाइप कर दीजिए। क्या हो गया सर? ऊपर देखना है, ऊपर का लिखा नहीं। अच्छा ऊपर देखना है, चलो ऊपर भी देख लेते हैं। हाँ पूरा लिख लो, देखो छोटा कर देते हैं कि एनाइन्स आर फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
अब यहाँ पे भी सेम चीज लिख सकते हैं अपन कि जितना नेगेटिव चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज उतने ही इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड किए गए। तो ये चाहो तो अपने हिसाब से लिख लो, मैं लिख दूंगा कि नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय एटम। एनाइन मतलब वही नेगेटिव चार्ज के साथ जो एटम है, जो आयन है, उसको अपन क्या बोलते हैं? एनाइन बोलते हैं। नेगेटिवली चार्ज आयन उसको अपन क्या बोलेंगे? एनाइन। पॉजिटिवली चार्ज आयन उसको अपन क्या बोलेंगे? एटाइन। हाँ, तो अगला एक छोटा सा पॉइंट लिख लेना कि नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज ऑन एनाइन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय एटम। ठीक है, कि जैसे अपन स्टार्टिंग में बोला था कि अपने पास क्या है, एक एटम है, तो एटम के अंदर अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। और न्यूट्रल एटम के केस में अपन ये बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है उसका वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी बराबर है। तो अगर अपन बात करें किसकी? एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम का अगर अपन बात करें, मास नंबर अपने पास कितना हो जाएगा इसका? 27। ठीक है, और अगर अपन इसका एटॉमिक नंबर की बात करें तो अपने पास एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 8 + 5 13। तो देखो, अब ये जो न्यूट्रल है, इस न्यूट्रल एटम के लिए तो अपन बोल सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर रहेगा। ये चीज तुमको ध्यान रखना है, ये अपन लिखा नहीं था कि इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि मैं बोल रहा था कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन से आ रहा है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन से आ रहा है, मतलब जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो एक न्यूट्रल एटम के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, इसलिए अपन बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। लेकिन जब अपने पास आयन बन जाएगा, देखो यहाँ पे अपने पास आयन बन गया तो क्या हो गया? +3। तो इसके लिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 13 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 13 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने हैं? यस सर 13 है, क्योंकि अभी तो न्यूट्रल है, तो जितने प्रोटॉन्स रहेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी रहेंगे, ऐसा बोल सकते हैं अपन। यस। अब ये जो आयन बना है इसमें तो +3 चार्ज है, तो +3 चार्ज मतलब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाल लिए? 3 एटॉमिक नंबर तो अभी भी इसका 13 ही है, भले ये एल्यूमिनियम का आयन है लेकिन एटॉमिक नंबर तो 13 ही रहेगा, क्योंकि प्रोटॉन्स तो अपने पास अभी भी कितने हैं? 13 ही है प्रोटॉन्स का। अच्छा, एक और चीज याद आया मेरे को, एटम कभी भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक्सचेंज नहीं करता है। जब भी एक्सचेंज होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का ही एक्सचेंज होगा, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नॉर्मल कंडीशन में अपन बोल सकते हैं कि एटम जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का एक्सचेंज नहीं करता है, तो प्रोटॉन्स अभी वही रहेंगे 13 ही। अब +3 चार्ज है, मतलब यहाँ से अपन ने क्या कर दिए? 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो पहले कितने थे? 13 में से 3 चले गए तो कितने बचेंगे? अभी 10। समझ में आएगा? तो देख सकते हो अगर आयन बनेगा तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स क्या हो जाएंगे? सॉरी, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। कैलकुलेट कैसे करते हैं सब चीजें तुमने 10th में पढ़ा हुआ, एक बार फिर अपन बता देते हैं कि अपन ने बोला कि जैसे अपन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैसे कि एटम अपने पास क्या है, सॉरी, तो एटम को अपन रिप्रेजेंट कर रहे थे कि अपने पास उसका सिंबल रहेगा X, मास नंबर अपन लिख दिया उसका A, एटॉमिक नंबर अपन लिख दिया Z, और अपन बोल रहे कि अगर न्यूट्रल एटम है अपने पास तो उसमें जो एटॉमिक नंबर है Z, तो किसके बराबर रहेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे कंडीशन वही है कि एटम क्या होना चाहिए? न्यूट्रल होना चाहिए, तभी अपन इलेक्ट्रॉन को या एटॉमिक नंबर को इलेक्ट्रॉन के बराबर बोलेंगे। फिर आयंस में कैसे कैलकुलेट करेंगे उस पे भी आएंगे अपन। अभी न्यूट्रल एटम की अपन बात कर रहे हैं, और जो अपने पास मास नंबर है A, उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स का नंबर प्लस प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर है। अब मैंने तो अभी तो क्या बोला कि अपने को निकालना क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर तुमसे पूछा जा रहा है तो चाहे एटम हो चाहे आयन हो, मतलब आयन जिस एटम का है उस एटम को देखो, एटम है तब तो बात सही है, तो उस एटम का जो एटॉमिक नंबर रहेगा वही क्या रहेगा? वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी रहेगा। ठीक है,
अगर तुमसे पूछ लिया जाए क्या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, कि अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो पहले मैं लिख देता हूँ, देखो यहाँ से कैसे आता है कि मास नंबर जो है उसको तुम एटॉमिक नंबर में से माइनस कर दो। तो मास नंबर देखो क्या था अपने पास कि न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर क्या है प्रोटॉन्स। तो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन में से तुमने प्रोटॉन को माइनस कर दिया तो बचेगा क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही बचेगा। समझ में आ गई? तो न्यूट्रॉन्स का नंबर मैं कैसे निकाल सकता हूँ, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन का नंबर कैसे निकाल सकता हूँ, जो एटम का एटॉमिक नंबर है वो। अच्छा एक और चीज है, जैसे अपन बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अपने पास क्या है, तो तुम ध्यान ऐसे भी रख सकते हो कि मास नंबर माइनस अपने क्या करना है, एटॉमिक नंबर करना है। जनरली अपन मास नंबर को जनरली क्या हमेशा ऐसे लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, एटॉमिक नंबर को नीचे लिखेंगे। तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस करना है। ऐसा याद रखने से होगा कि तुम तुरंत कर पाओगे बिना कुछ सोचे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मतलब ऊपर वाला नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस कर देना है। मतलब टाइम बचेगा थोड़ा सा कि ये सोचोगे कि अच्छा अपने को ये माइनस से करना है, तो ये मास नंबर हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया, तो ऐसे करेंगे। तो सिंपली ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, मतलब कि ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला माइनस कर देते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है, जो नीचे वाला नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे अपन आते हैं, तो ध्यान से देखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन आयन की भी बात करने वाले, न्यूट्रल एटम की भी बात करने वाले। अच्छा कोई मेरे को बताएगा कि न्यूट्रल एटम में क्या होगा, ये तो आ ही जाएगा तुमको, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के इक्वल हो जाएगा, एटॉमिक नंबर के बराबर हो जाएगा। तो पहला अगर मैं बात करूं किसकी, एटम की, एटम मतलब वही न्यूट्रल हो गया। तो एटम में तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर रहेगा, एटॉमिक नंबर के बराबर रहेगा। तुम चाहो तो पूरा लिख लेना इसको कि अच्छा इसको अपन अगले पेज में करते हैं, ज्यादा सही रहेगा, पेज खत्म होने वाला है। हाँ तो अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक मिनट, हाँ तो अपन ने बोला कि एटम में अलग होगा, आयन के केस में एक्सचेंज हो जाएगा तो फिर उसमें अलग हिसाब से निकाला जाएगा। तो पहला अपन 3 पॉइंट बना लेते हैं। पहला एटम के लिए, तो एटम में तो अपन बोल रहे हैं कि एटम न्यूट्रल है, जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है। तो एटम के केस में तो मैं बोल सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर जेट। ठीक है, कोई मेरे को बताएगा अगर तुमको एनाइन में निकालना है तो क्या करोगे, इतना पढ़ा है तो थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या करोगे भाई? अच्छा एनाइन का मतलब सर चार्ज प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, जेड प्लस चार्ज। ठीक है सही बोल रहे हो कुछ लोग तो। तो देखो पहली बात तो एनाइन का मतलब समझो कि एनाइन मतलब अपने क्या क्या इलेक्ट्रॉन एड किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन एड किया गया है, तो एड क्या होगा, जो न्यूट्रल एटम था उससे तो ज्यादा आएगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। जो न्यूट्रल एटम था उसमें इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होते हैं, एटॉमिक नंबर के बराबर ही होते हैं। तो एनाइन जिस एटम का है उस एटम का एटॉमिक नंबर प्लस एड किया है तो प्लस आएगा क्योंकि बढ़ रहा है। प्लस में क्या बोल सकता हूँ कि चार्ज ऑन आयन, ऐसा बोल सकते हैं क्या अपन। लेकिन तुमको मैग्नीट्यूड लेना है यहाँ पे, ये मैं तो पढ़ा होगा ना, मोड पढ़ा है तुमने, मोड कि जो भी वैल्यू डालोगे पॉजिटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव ही आएगी। अच्छा मोड, यस। हाँ तो मैंने मोड लगा दिया कि चार्ज ऑन आयन मतलब नेगेटिव है तभी पॉजिटिव ही ऐड कर, तो समझ गया ना ये चीज कि जितना नेगेटिव है उतना ऐड कर दो। मतलब सिंपली अपन बोले तो मैं सिंपल भाषा में अपन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर एनाइन के लिए तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो एनाइन जिस एटम से बना है उस एटम का एटॉमिक नंबर प्लस जो भी उसका चार्ज है, तो चार्ज का जो नंबर है, मतलब अगर -1 है तो 1 ऐड करना है, -2 है तो 2 ऐड करना है, -3 तो 3 ऐड करना है। वैसे भी समझ सकते हो कि एनाइन अपन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बोला कि जितना चार्ज रहेगा उतने ही इलेक्ट्रॉन अपन ने ऐड किए हैं। -2 चार्ज है तो मतलब -2 चार्ज का मतलब ये हो गया कि उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए। -3 का चार्ज है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए। -5 का चार्ज है मतलब 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए गए। तो जो भी एटॉमिक नंबर है उसमें प्लस कर दो जितना इलेक्ट्रॉन तुमने ऐड किया है।
तो फॉर्मूले की फॉर्म में तो अपन ऐसा लिख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर प्लस जो भी चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड वाइज तुमको ऐड कर देना है। समझ में आया क्या ये? चलो यस सर। बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आया तुरंत बोल देना। थर्ड अपन बात करें किसकी? केटाइन। तो केटाइन में क्या करेंगे, कोई बताएगा? Z माइनस चार्ज, माइनस कर देंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे भी वही बोलेंगे, केटाइन मतलब अपन इलेक्ट्रॉन निकाला है। अगर इलेक्ट्रॉन अपन ने निकालना है और अपन बोल रहे हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे माइनस जितने निकाले उतने निकाल माइनस कर दो। तो अपन वही करेंगे कि पहले केटाइन जिस एटम से बना है उसका एटॉमिक नंबर मतलब Z माइनस जितना उसके ऊपर चार्ज है मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ तो मोड भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन फिर भी लिख दो ऐसा कुछ। तो बोला तुमको कुछ नहीं करना है, ऐसे ध्यान रखना है कि एटम मतलब जो उसका एटॉमिक नंबर है वही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनाइन मतलब एटॉमिक नंबर प्लस जितना उस पर चार्ज है वो नंबर। और केटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन निकाला गया है तो एटॉमिक नंबर माइनस जितना उसके ऊपर चार्ज है वो नंबर। समझ में आया क्या? सर ये नहीं आया सर, नहीं आ रहा। अरे पूरा नहीं समझ में आया कि ये अभी जो बोला वो नहीं समझ में आया? केटाइन नहीं समझ में आया। देखो केटाइन में अपन ने क्या बोला कि केटाइन बन कैसे रहा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके ना। यस, पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ, तो अपने पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना इलेक्ट्रॉन अपन ने निकाल दिया। यस सर। तो पहले से तो कम हो गया। यस सर। पहले कितना था? Z। यस सर। तो Z में से वही तो माइनस करोगे जितना इलेक्ट्रॉन तुमने निकाला। निकाल दिया तो प्लस करेंगे ना। अरे यार प्लस तो चार्ज में करेंगे ना, अभी नंबर काउंट करना चाह रहे अपन इलेक्ट्रॉन का कि कितने इलेक्ट्रॉन रह गए। वही वाला जैसे 5 पेंसिल थी, तुमने अगर 2 निकाल दी तो बची कितनी? अब 5 माइनस 2 बची ना 3। यस। तो बचा कितना उसकी बात करने वाले हैं। अच्छा, समझा क्या? यस सर। ऐसे एनाइन के केस में अपने पास 5 पेंसिल थी और 5 पेन थे तो अपन समझ गए ना, एनाइन केस में अपन ऐड कर रहे हैं। हाँ तो ऐसा लगा सर इसमें ओरिजिनल निकालना है कितना था। नहीं 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 नहीं, ओरिजिनल तो एटम वाला आ गया ना यार, इतना था। यस सर। ठीक है, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि एटम मतलब एटॉमिक नंबर के बराबर, एनाइन मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ऐड कर दो इसमें एटॉमिक नंबर में। केटाइन मतलब जितना एटॉमिक नंबर है उसमें से उतना माइनस कर दो जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड है। हो जाएगा ये। मैं कुछ एग्जांपल दूंगा, उस हिसाब से तुमको बताना है और आंसर तुम्हारा जल्दी जल्दी आने चाहिए क्योंकि इतना अपन ने काफी डिस्कशन किया है। जनरली इतना डिस्कशन कोई नहीं कराता है, ठीक है? क्योंकि मैं तुमको नहीं चाह रहा कि डायरेक्ट याद करा दूं, ऐसे करोगे तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ऐसा करोगे तो प्रोटॉन आ जाएगा। समझ के याद करो, ज्यादा सही रहेगा। तो लिथियम में अपने पास इसका एटॉमिक नंबर होता है 3, मास नंबर होता है 7। एटॉमिक नंबर 3 है और न्यूट्रल एटम में जैसा इसने बोला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, मतलब प्रोटॉन भी 3 और इलेक्ट्रॉन भी 3। 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। तो इलेक्ट्रॉन्स हो गए 3, प्रोटॉन्स हो गए 3, न्यूट्रॉन्स हो गए 4। अब एक केटाइन का भी एग्जांपल ले लेते हैं, और तो एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है ना, यहाँ पे तो कर लोगे तो। यस सर। यस। हाँ, तो अपन एक एनाइन ले लेते हैं, मान लो कि ऑक्सीजन 2 माइनस। तो ऑक्सीजन 2 माइनस बना तो ऑक्सीजन से ही है, तो ऑक्सीजन अपने पास क्या होता है कि 16 और 8। ठीक बात। 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अरे एक मिनट पहले बताओ प्रोटॉन्स, सब लोग बताओ एक साथ, बहुत सारी आवाजें आनी चाहिए। 8। बहुत बढ़िया, क्योंकि आयन हो या न्यूट्रल एटम हो, आयन बना है तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का एक्सचेंज नहीं हुआ है। तो अगर एक एटम का एनाइन है या फिर केटाइन है उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे जितना एटम में रहा होगा, क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज हुआ है। तो आयंस बनने से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर चेंज नहीं होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज होता है। तो ऑक्सीजन आयन की अगर बात कर रहा है, देखो तुमको पेपर में ये नहीं देगा, ये तो तुमको पता होना चाहिए। अगर वो ऑक्साइड आयन की बात कर रहा है, इसको नाम देते हैं अपन ऑक्साइड आयन। तो अगर ऑक्सीजन 2 माइनस की बात कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन 2 माइनस यहाँ से बना होगा ऑक्सीजन एटम से, तो ऑक्सीजन एटम में एटॉमिक नंबर हो गया 8, मास नंबर हो गया 16। तो प्रोटॉन तो कितने रहेंगे? 8 ही रहेंगे। न्यूट्रॉन्स 10। न्यूट्रॉन्स 8। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ये कितना आ जाएगा अपने पास? 8।
क्योंकि आयन बनने से न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में कोई चेंज नहीं होता है, तो जैसे एटम के लिए निकाल देते वैसे ही आयन के लिए भी निकालेंगे। चेंज होगा तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकालने के तरीके में। इलेक्ट्रॉन आप देखो 10 तो ऑक्सीजन अपन क्या करेंगे 10 बहुत बढ़िया। तो अपने पास देखो अपने क्या बोला था कि नेगेटिव चार्ज मतलब अपने वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, तो पहले इसका मास एटॉमिक नंबर कितना था 8, तो मतलब 8 तो इसमें ऑलरेडी थे, -2 मतलब अपन इसमें अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो 8 + 2 कितना आ जाएगा 10। समझ में आया सबको ये चीज? यस सर। चलो यस सर। किसी का नहीं समझा, ऐसा कुछ भी सुनाई दिया मैंने? आया ना सबको क्लियर? यस सर आ गया। यस सर। यस सर। ओके, अगला अपने पास एग्जांपल है एल्यूमिनियम 3+। तो एल्यूमिनियम की अगर अपन बात करें तो एल्यूमिनियम का मास नंबर होता है 27 और एटॉमिक नंबर होता है 13। तो आयन है तो न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो अभी भी उतने ही रहेंगे जितने न्यूट्रल में थे, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाले। तो प्रोटॉन्स बताओ पहले, तो प्रोटॉन्स कितने आएंगे? सर 13। न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे? 14। 27 - 13। बहुत बढ़िया कि एटॉमिक नंबर माइनस मास नंबर, और लेक बच गया अपने पास क्या? इलेक्ट्रॉन। तो केटाइन है, सर केटाइन मतलब इलेक्ट्रॉन 13 10। बिल्कुल 13 - 3। मैं बोल देता हूँ एक बार कि अपने पास केटाइन है, तो केटाइन मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, +3 चार्ज है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाला गया है। तो पहले कितने थे न्यूट्रल में? 13 में से चला गया कितना? 3, तो बचा कितना अपने पास? 10।